तो फिजिक्स में अभी हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास हमने लेंस के बारे में बात किया था जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़े हुए थे, है ना। और छोटे क्लासेस में लेंस के बारे में जो भी नॉलेज हमारे पास था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ये इस लेक्चर को या फिर बोल सकते हो ये जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से डेरिवेशन जो निकलेगा, वो आगे के और नेक्स्ट 2 क्लासेस में भी इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो 1-2 क्लासेस के लिए आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना कि क्या हो रहा है और इसमें कहानी क्या हो रहा है। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अगर प्लेन सरफेस हो, मतलब अगर कुछ ऐसा सरफेस हो, सीधा सीधा सरफेस हो, बाउंड्री हमारा स्ट्रेट हो, यहां पे मान लो रेयरर, यहां पे मान लो डेंसर, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आता था तो ये नॉर्मल हुआ करता था और ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता था, है ना। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन के बदले, बाउंड्री के बदले अगर मेरे पास आ जाए कोई कर्व्ड बाउंड्री, जैसे कि मान लो ये है, मान लो ये कांच का टुकड़ा है जिसको मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है, ये कांच का ग्लास का बना हुआ है, ऐसे काट दिया, ठीक है, ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया। मान लो एयर, यहां पे जो है वो क्या है, एयर है, हवा है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कितना है, μ1, और ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूं μ2, है ना। ये रेयरर है, ये डेंसर है। अब क्या होगा अगर रे ऑफ लाइट इसके अंदर से पास करे, या क्या कहानी इसमें होता है, उस चीज को हमें समझना है। चलो मैं पहले क्या बनाता हूं, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूं। मान लो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलो तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस में मान लो यहां पे मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखता हूं, ठीक है, ओ। अब मैं क्या मानता हूं, जो रे ऑफ लाइट, अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है मैं ये भी मान के चल रहा हूं इस प्रिंसिपल एक्सिस से भी रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो ये हो गया मान लो ऑप्टिकल सेंटर, और ये बेंड ना होते हुए ऐसे सीधा रे ऑफ लाइट पास करिए, ठीक है। और ये जो ओ ऑब्जेक्ट है ये भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे मैं ऐसे एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेके जा रहा हूं, ठीक है, और ये इस बाउंड्री को मान लो एन पे टच कर रहा है। किस पे टच कर रहा है, एन पे टच कर रहा है। अब क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल होगा, यहां से हम नॉर्मल एक ड्रॉ करते हैं, मान लो ये हो गया नॉर्मल, रे ऑफ लाइट इधर टच किया। अब यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये नॉर्मल मान लो इस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा या नहीं होगा। अब रे ऑफ लाइट क्या होगा, इधर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना चाहिए। तो मान लो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ और आके इधर मीट किया, ठीक है, ऐसे रे ऑफ लाइट आ गया, तो ये हमारा हो गया क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा या नहीं होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। अब मान लो ये जो नॉर्मल है ये यहां पे मीट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, इसको मैं नाम दे देता हूं सी, और इसको मैं नाम दे देता हूं आई, जो रे ऑफ लाइट इधर से आके इधर मीट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें रटने वाला कोई चीज नहीं है, समझ लो क्या हो रहा है, किस किस को लेके हम बना रहे, तब जाके आप आराम से इसको कर लोगे, ठीक है। अब मान लो ये जो जिस एंगल से ये रे ऑफ लाइट जा रहा है, मान लो वो एंगल हो गया अल्फा, ठीक है, ये हो गया अल्फा। नॉर्मल मान लो जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा है वो हो गया गामा, और ये जो एंगल है जो रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो बना रहा है वो मैं मान लेता हूं बीटा, ठीक है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया गामा, और ये हो गया बीटा, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं और एक चीज क्या करता हूं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, और ये हो गया एम,
ये वाला, ठीक है। इतना कहानी हो गया। अब यहां पे हम कुछ अजम्पशंस करेंगे। क्या अजम्पशन करेंगे? एक तो जो ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और यहां पे ये जो इमेज बन रहा होगा ये भी पॉइंट इमेज बन रहा होगा। मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर वेरी स्मॉल, और ये सारे जो एंगल बन रहे हैं, मतलब एंगल आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे एंगल्स क्या हैं? पैरेक्सियल इन नेचर है। दे आर पैरेक्सियल इन नेचर। अब पैरेक्सियल इन नेचर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल छोटा जो एंगल बन रहा होगा, और वो अगर उसका जो वैल्यू है वो अगर बहुत छोटा होगा, उस एंगल को हम बोलते हैं पैरेक्सियल एंगल। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल होना ना होने के बराबर है। अब मैं ये एजम्पशन क्यों कर रहा हूं? ये एजम्पशन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो हम समझ जाएं और अच्छे से इजीली कर पाए, ठीक है। तो क्या क्या एजम्पशन किया? ऑब्जेक्ट और इमेज बहुत छोटे हैं, और आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा ये क्या है? पैरेक्सियल इन नेचर है। अब यहां पे हम क्या करते हैं? ये वाला ट्रायंगल लेते हैं एन, ओ और सी। इन ट्रायंगल एन ओ सी, इन ट्रायंगल एन ओ सी, कौन सा वाला ट्रायंगल? ध्यान रखो, एन ओ और ये नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल था ना, ये नॉर्मल के साथ ये एक ट्रायंगल होगा। अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, होता है ना। तो अगर इस ट्रायंगल है तो एंगल आई मेरा कितना हो जाएगा? आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, होगा या नहीं होगा? ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। यहां तक समझ में आया या कोई डाउट? तो ये क्या हो गया? इस वाले ट्रायंगल के, इसको समझना, इस वाले ट्रायंगल में एन ओ सी, इस वाले ट्रायंगल में एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा प्लस गामा, ये हो गया। अब देखो यहां से ओ से ये जो डिस्टेंस है सी तक का, इसको मैं मान लेता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओ से लेके यहां तक का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको मैं मान लेता हूं क्या? मान लो ऑब्जेक्ट, सॉरी मान लो क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और यहां से आई तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका इमेज डिस्टेंस, मान लो v, ठीक है। ये आपका थोड़ा नामकरण हो गया। इस o को हटा के यहां पे p लिख देते हैं, 2 हो जा रहा है p, ठीक है। तो ये हो गया इन ट्रायंगल एन ओ सी, इस वाले ट्रायंगल में एन ओ और सी में आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम और एक ट्रायंगल लेते हैं वैसे ही, एन सी आई, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल? एन सी आई, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल एन सी आई, इस ट्रायंगल में गामा एक्सटर्नल एंगल है, विल बी इक्वल टू आर प्लस बीटा, ये होगा या नहीं होगा? गामा विल बी इक्वल टू आर प्लस बीटा, ये होगा या नहीं होगा? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, या इसको इक्वेशन नंबर 2 मानने के बदले अगर मैं यहां से आर का वैल्यू निकालूं तो आर विल बी इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये होगा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब एज बिकॉज यहां पे मैंने क्या माना हुआ है? यहां पे मैंने माना हुआ है आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा, ये जो पांचों एंगल है वो बहुत छोटे हैं। क्या है? बहुत छोटे हैं। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां पे लिखता हूं, देखो कैसे मैं किस ऑर्डर में लिख रहा हूं समझना। पहले ये डायग्राम बनाना, फिर ये वाला चीज लिखना, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? एज आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा आर वेरी स्मॉल, यहां से इधर बाउंड्री बना लो, आर वेरी स्मॉल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब ये इसलिए मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये बहुत छोटे एंगल्स हैं। अब बहुत छोटे एंगल में इसको समझना, मान लो tan हम किसको लेते हैं, ये अगर मान लो एंगल थीटा हो गया तो tan थीटा मेरा कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, ये मान लो ए बी और सी होता है, तो ए बी बाय बी सी होता है या नहीं होता? अब अगर मैं इस एंगल को बहुत छोटा कर दूं तो क्या होगा, ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इधर अगर थीटा मेरा बहुत छोटा हो जाए तो ये इतना हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, मतलब ए सी और ए बी आसपास हो जाएंगे, लगभग इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए यहां पे मैं tan अल्फा इक्वल टू अल्फा अप्रोक्सीमेटली मैं tan अल्फा के बराबर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, एन एम इज एन एम बाय क्या हो जाएगा, ये क्या है, ओ एम, ये मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब इससे फायदा क्या होगा, आगे चल के आपको कैलकुलेशन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फा इज विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा, या tan अल्फा अगर ले तो इक्वल टू एन एम बाय ओ एम, एन एम बाय ओ एम होगा या नहीं होगा? अब देखो ये जो P है और जो M है ये बहुत पास पास है, ये जो P पॉइंट है और ये जो M पॉइंट है ये दोनों बहुत पास है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एज P इज वेरी नियर टू M, तो मैं OM को OP भी लिख सकता हूं विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NM बाय OP, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, NM बाय OP लिख सकता हूं। वैसे ही अगर मैं सारे एंगल के लिए निकाल दूं, अल्फा निकल गया, बीटा और गामा के लिए निकालूं तो बीटा विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा, ये होगा, और tan बीटा विल बी इक्वल टू कितना, ये बीटा है तो ये वाला अगर ट्रायंगल ले कौन सा, NMI, तो NM बाई MI होगा, NM बाई MI, और MI और PI एज बिकॉज P और M बहुत पास पास है, मैं MI के जगह पे PI भी लिख सकता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू NM बाय, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NM बाय PI, ये होगा। वैसे ही अगर मैं गामा लूं, गामा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NM by CM which is also approximately equal to NM by PM, ये होगा या नहीं होगा? थोड़ा और कैलकुलेशन पे आते हैं, यहां पे हम डालते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का कहानी तो हो गया। अब इन सब को चीजों को जो यहां पे मैंने निकाला हुआ है, यहां पे जो निकाला हुआ है उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब दो एंगल और बच रहा है, आई और आर, उसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ हमें क्या है पता है, साइन आई बाय साइन आर कितना होगा, साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू μ2 1 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब इसको मैं μ21 को, देखो इसको समझना, मैं इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, μ21 को क्या मैं μ2 डिवाइडेड बाय μ1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब इसका मतलब क्या है, μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो दोनों को डिवाइड अगर कर दूं, वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कट जाएगा तो बचेगा μ2 बाय μ1। इसी का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाय μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहां पे मैंने वही कहानी किया, विच इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर।
ये होगा या नहीं होगा? और हमने क्या बोला है यहां पे, एज एंगल आई और एंगल आर हमारे बहुत छोटे हैं, एज आई एंड आर वेरी स्मॉल, तो यहां पे हमने क्या किया, साइन आई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन आर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, ये हो जाएगा। देयरफॉर ये इक्वेशन मेरा कितना बन जाएगा, μ1 इंटू आई इक्वल टू μ2 इंटू आर, ये बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? यहां तक समझ आया या नहीं आया? अब देखो आई का वैल्यू हमने इधर से निकाला हुआ है अल्फा प्लस गामा, और आर का वैल्यू हमने इधर से निकाला हुआ है गामा माइनस बीटा, निकाला हुआ है, डाल दो। μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा माइनस बीटा, ये होगा या नहीं होगा? अब देखो अल्फा बीटा गामा का हमने यहां पे वैल्यू निकाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल या लेंथ, जो भी बोल सकते हो, ये वैल्यूज डाल दो। μ1 इंटू अल्फा के जगह पे क्या होगा, NM अपॉन OP प्लस गामा के जगह पे NM अपॉन PM इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा के जगह पे क्या हो जाएगा, NM अपॉन PM माइनस बीटा के जगह पे NM अपॉन PI, ये होगा या नहीं होगा? सॉरी यहां पे मैंने गलत किया हुआ है, CM क्या लिखा हुआ है, CM ना, गामा इक्वल टू NM अपॉन CM, NM अपॉन CM, तो ये PM नहीं होगा, PC होगा, सॉरी ये PC होगा, ठीक है, ये मैंने गलत किया हुआ है, PM नहीं PC, ये भी PC, ठीक है। अब देखो यहां से अगर न्यूमरेटर से मैं NM कॉमन ले लूं, ठीक है, और यहां से अगर ऊपर से NM कॉमन ले लूं तो बोथ साइड NM कट जाएगा, तो बचेगा कितना, μ1 इंटू 1 बाय OP प्लस 1 बाय PC इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाय PC माइनस 1 बाय PI, ये बचेगा या नहीं बचेगा? क्या किया गया, मैंने यहां से NM कॉमन ले लिया और यहां से NM कॉमन ले लिया, और इक्वल टू के बोथ साइड है और न्यूमरेटर में है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कितना, μ1 इंटू 1 बाय OP प्लस 1 बाय PC इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाय PC माइनस 1 बाय PI, इतना होगा या नहीं होगा? अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, μ1 बाय OP प्लस μ1 बाय PC इज इक्वल टू μ2 बाय PC माइनस μ2 बाय PI, ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? जो PC वाले टर्म है ना उसको मैं एक साइड ले लेता हूं, जो डिनोमिनेटर में PC है, तो इसको इस तरफ ले आता हूं, तो μ1 बाय OP प्लस μ2 बाय PI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय PC, ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो ये हमें कितना मिल गया, अब इसको ध्यान में रखना, ठीक है, μ1 बाय OP प्लस μ2 बाय PI इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय PC, ये आ गया। यहां तक समझ आया या नहीं आया? यहां तक दिख रहा है? चलो अब यहां पे ये जो चीज मैंने लिखा हुआ है ना, ये इतना मैं बस बिटा रहा हूं क्योंकि मुझे और इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, ये लिख चुके हो इतना। यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज का, साइन कन्वेंशन का, ठीक है, यहां पे इस्तेमाल होगा साइन कन्वेंशन बाय कार्टेशियन या साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो यहां पे ये देखो ओपी मेरा क्या है, यहां से ये तक डिस्टेंस, ओपी यहां से ये है ना, ओपी मेरा कितना हो जाएगा यू, लेकिन हमने
क्या पड़ा हुआ है साइन कन्वेंशन में, अगर ये ओरिजिन है तो इस तरफ से अगर मेजर कर रहे हैं तो वो क्या होगा नेगेटिव। ये मैंने लास्ट क्लास बताया था। तो ओपी का वैल्यू कितना होगा -u होगा या नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं फिर बात करूं पीआई की, पीआई कहां पे है, यहां से यहां तक जो कि v है पीआई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कहां से मेजर हो रहा है, यहां से यहां मेजर हो रहा है तो ये होगा पॉजिटिव v प्लस v। और एक क्या बचा है पीसी, पीसी क्या है, p और c ये है r, और इसको कहां से कहां मेजर कर रहे हैं, इस तरफ मेजर कर रहे हैं, तो पीसी मेरा कितना हो गया प्लस r, ये होगा। अब ये सब वैल्यूज इस वाले इक्वेशन में डाल दो, अगर डाल दिए देयरफॉर μ1 बाय ओपी, ओपी मेरा कितना है -u प्लस μ2 बाय पीआई, μ2 बाय पीआई मेरा कितना है v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय क्या होगा पीसी, पीसी मेरा क्या है r। इसको अगर थोड़ा सजा के लिखे तो क्या हो जाएगा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r होगा या नहीं होगा। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया रिफ्रैक्शन अगर हो रहा हो कौन सा, कर्व्ड सरफेस के थ्रू, है ना। तो अगर यहां पे हेडिंग, इसका जो हेडिंग होगा, अब इसका तो हेडिंग क्या दिए होगी रिफ्रैक्शन एट ए कर्व्ड सरफेस, और पहले बिट में ये होगा रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस, ठीक है। कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस के लिए ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला आ गया। और यहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे रेयर मीडियम में है, और इमेज कहां पे बन रहा है, डेंसर मीडियम में बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा वाला केस होता, ये वाला कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, रेयरर एंड इमेज इन डेंसर, ये वाला केस है, ठीक है। अब अगर यहां पे क्या होता, अगर यहां पे 2 लाइन में मिटा दे रहा हूं इसको, यहां पे अगर दूसरे वाले केस में अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा कर दूं, सिनेरियो उल्टा कर दूं, मतलब इसको ऐसे घुमा दूं, ये जो ग्लास है इसको इस तरफ घुमा दूं, या फिर ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ले लूं। अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे हो, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम एंड इमेज इन रेयरर मीडियम, इमेज इन रेयरर अगर मीडियम हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसा डेरिवेशन हुआ ना वैसा ही डेरिवेशन होगा, बस यहां पे साइन कन्वेंशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पे साइन कन्वेंशन में चेंज हो जाएगा और कुछ किसी में चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। बस साइन कन्वेंशन में चेंज होगा, और जो आप ले रहे थे कौन सा एंगल वगैरह वो सब सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। उसके लिए भी फॉर्मूला हमारा क्या है, μ2 माइनस v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला है, यहां पे बस साइन कन्वेंशन का फर्क रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम में तुम्हें इसका डेरिवेशन पूछ सकता है या फिर इसका डेरिवेशन पूछ सकता है, तो वहां पे क्वेश्चन पढ़ के दिमाग लगा के डेरिवेशन करना, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अगर ये पूछा है तो वेल एंड गुड, जैसे लिखा हुआ है जैसे मैंने लिखा उसको कॉपी पेस्ट कर देना एग्जाम हॉल में आंसर शीट में, ठीक है। अगर अलग मतलब ये उल्टा वाला केस दे, अगर ऑब्जेक्ट को बोल दिया डेंसर में रखने के लिए, तो क्या करना है, कुछ नहीं, साइन कन्वेंशन में चेंज होगा और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो नामकरण में थोड़ा इधर उधर होगा, बाकी फॉर्मूला आपको लास्ट में यही सेम देखने को मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, ये कौन सा वाला केस है, जब ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे अगर हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? इसको नोट डाउन कर लो। इस पे यहां पे कॉन्वेक्स स्फेरिकल देखे, स्फेरिकल सरफेस, अब उसके बाद कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस भी देखेंगे, उसका भी डेरिवेशन है, वो भी करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पे थोड़ा चीज देखते हैं। अगर मेरे पास अभी लेंस होता, अगर कोई भी लेंस होता, तो इसको जरा समझना कैसा होता। ये ऐसा होता ना, ऐसा होता। अभी हमने जब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है वही देखा, और ये सरफेस पे रिफ्रैक्शन कब हो रहा है, रेयरर से। मान लो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, और इस सरफेस पे हमने रिफ्रैक्शन देखा है ना, रेयरर टू डेंसर। अब इस सरफेस पे देखना बाकी है ना, इस वाले सरफेस पे देखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होगा। अब देखो, इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेयरर में है, और इमेज कहां पे बन रहा है, इसके बीचों बीच कहीं बन रहा है, डेंसर में। लेकिन अगर मैं इस वाले सरफेस के लिए बात करूं, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, डेंसर में, और इमेज कहां फॉर्म होगा, इस तरफ बाहर, रेयरर में। होगा या नहीं होगा? अभी दो सरफेस के कहानी में हमने बात किया, एक ये वाला सरफेस, अभी बात करेंगे इस वाले सरफेस के लिए। ठीक है, तो डायग्राम देखो। चलो अब देखते हैं दूसरा वाला, नंबर 2। अब क्या बोला, कुछ ऐसे होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा कहानी। अगर यहां पे लेंस होता तो कुछ ऐसा होता ना, इधर ऐसा ही तो लेंस बनता। तो ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया आपका रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का हमने क्या लिया हुआ था, μ2 लिया हुआ था शायद, हाँ μ2, और ये हो गया रेयरर का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लेता हूं। अब यहां से प्रिंसिपल एक्सिस को भगाते हैं। मान लो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, यहां पे है ऑब्जेक्ट। अब रे ऑफ लाइट कैसे गया, कुछ ऐसे गया, रे ऑफ लाइट ऐसे गया। अब यहां से क्या होगा, आपका नॉर्मल कैसे बनेगा, नॉर्मल आपका इस रे ऑफ लाइट से या इस सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसा ये बनेगा ना, कुछ इस तरफ आएगा, आएगा। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, होगा या नहीं होगा, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब रे ऑफ लाइट कहां जाएगा, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इससे दूर कहीं इधर आके ऐसे गिरा है ना। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहां पे मान लो ये इमेज बन गया, और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं एन। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा था ये वही सेम चीज ले रहे हैं, अल्फा। ठीक है, नॉर्मल जो एंगल बना रहा था उसको मैं ले लेता हूं गामा, ये जो एंगल बना रहा था इमेज, वो उसको मैं ले लेता हूं बीटा, वही सेम चीज ले रहा हूं। तो ये वाला एंगल हो गया मान लो बीटा। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, इसको मैंने ले लिया m, और इस पॉइंट को ले लिया मैंने p। ये हो गया, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब यहां पे अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, कौन सा, n, इसको मैं c ले लेता हूं। अब यहां से यहां ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा, ये इमेज वाला डिस्टेंस है, तो ये हो गया v। यहां से यहां ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा r, और यहां से यहां ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। होगा या नहीं होगा। अब ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, एन सी आई।
इन ट्राइंगल, एनसीआई बोलो या एनआईसी बोलो। अच्छा पहले एनओसी ट्राइंगल लेते थे ना, सॉरी, हाँ एनओसी ट्राइंगल, पहले एनओसी लेते थे, एनआईसी ले लो, इन ट्राइंगल एनआईसी, इन ट्राइंगल एनआईसी, ये वाला ट्राइंगल एनआईसी, ये वाला कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा, ये होगा या नहीं होगा, होगा। वैसे ही इन ट्राइंगल में क्या ले लेता हूं, एन ओ सी, तो क्या हो जाएगा, एंगल गामा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस आई, होगा या नहीं होगा। तो आई विल बी इक्वल टू, इसमें से निकाले तो कितना हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, ये होगा। ये मान लो इक्वेशन 1, ये मान लो इक्वेशन 2। अब यहां पे भी सारा सेम केस, एंगल सारे छोटे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, सारा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालूंगा। तो अल्फा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू कितना, ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर, ये वाला ट्रायंगल एन एम ओ, एन एम बाय एम ओ, एन एम बाय एम ओ विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एम बाय पी ओ, ये हो जाएगा, होगा। वैसे ही गामा हो गया, बीटा अल्फा हो गया, अल्फा बीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एम बाय पी आई एम आई, एन एम बाय एम आई विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एम बाय पी आई। वैसे ही गामा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल एन एम बाय सी एम विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एम बाय पी सी, एन एम बाय पी सी, ये हो गया। अल्फा बीटा गामा निकल गए। अब यहां पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं फिर से। अगर स्नेल्स लॉ लगाए तो साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू मेरा कितना होगा, यहां पे अगर देखें आई यहां पे है डेंसर में और आर कहां पे है, रेयरर में। तो साइन आई बाय साइन आर मतलब क्या हो जाएगा, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 विथ रेस्पेक्ट टू μ2 होगा ना, μ1 2, ये होगा। अब μ1 2 को मैं और क्या लिख सकता हूं, μ1 बाय μ2 लिख सकता हूं। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर, ये लिख सकता हूं। अब हमें पता है एंगल आई और आर स्मॉल है, एज आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, तो मैं क्या कर सकता हूं, साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, ये लिख सकता हूं। देयरफॉर जो इक्वेशन होगा मेरा कितना हो जाएगा, μ2 इंटू आई इज इक्वल टू μ1 इंटू आर, ये होगा या नहीं होगा। वही सेम चीज जो इसके पहले वाले डेरिवेशन में किए थे वही सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस वाले कंडीशन में क्या था, उस वाले कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे था, डेंसर में, रेयरर में, और इमेज हमारा डेंसर में, ठीक है ना, फॉर्म हो रहा था। यहां पे उसका उल्टा केस हो रहा है और वही चीज का डेरिवेशन निकाल रहे हैं, और यही दो फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। तो यहां पे आई और आर का वैल्यू हमने यहां से निकाला हुआ है, तो ये वैल्यूज डालेंगे। तो μ2 इंटू आई की जगह पे क्या है, गामा माइनस अल्फा,
इज इक्वल टू म्यू वन इंटू गामा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यूज वहां से डाल दो, तो म्यू टू इंटू गामा कितना है, एन एम बाई पी सी, एन एम बाय पी सी माइनस अल्फा इक्वल टू एन एम बाय पी ओ इज इक्वल टू म्यू वन इंटू एन एम बाय पी सी प्लस बीटा कितना है, एन एम बाय पी आई। कॉमन लेके काट दो, तो म्यू टू इंटू वन बाय पी सी माइनस वन बाय पी ओ इज इक्वल टू म्यू वन इंटू वन बाय पी सी प्लस वन बाय पी आई, ये हो जाए। अब म्यू टू म्यू वन मल्टीप्लाई कर दो, म्यू टू बाय पी सी माइनस म्यू टू बाय पी ओ इज इक्वल टू म्यू वन बाय पी सी प्लस म्यू वन बाय पी आई, ये हो जाएगा। जो पीसी वाले टर्म है उसको एक तरफ ले लो, बाकी सब दूसरे तरफ ले लो, तो ये कितना हो जाएगा पीसी वाले टर्म, तो इसको इस तरफ ले आओ, तो म्यू टू, ये पीसी हो गया, म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन बाय पी आई प्लस म्यू टू बाय पी ओ, ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? जो प्रीवियस क्लास में किए थे वही सेम कैलकुलेशन है, प्रीवियस क्लास बोल रहा हूं, इसके प्रीवियस डेरिवेशन में जो किए थे वही, और कुछ नहीं है। अब यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे साइन कन्वेंशन का। पीसी हमारा कितना है, पीसी है आर, तो पीसी का वैल्यू बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन पीसी मेरा किसके बराबर है, पीसी इज इक्वल टू आर, और आर मेरा क्या है, इधर से इस तरफ मेजर किया जाएगा तो नेगेटिव, तो माइनस आर। वैसे पी आई मेरा कितना है, पी आई देखो, पी आई ये वाला वी है, और इस तरफ मेजर किया जाएगा तो प्लस प्लस भी, और पीओ मेरा कितना होगा, पीओ कौन सा है, पी से ओ ये वाला, और सेंटर से इस तरफ मेजर किया जा रहा है तो नेगेटिव, तो माइनस यू, ये हो गया। अब ये तीनों वैल्यू इधर डाल दो, तो क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय माइनस आर इज इक्वल टू म्यू वन बाय भी प्लस म्यू टू बाय माइनस यू, ये होगा या नहीं होगा? इसको अगर थोड़ा सजा के लिखे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर थोड़ा सजा के लिखे तो क्या हो जाएगा, म्यू वन बाय वी, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस म्यू टू बाय यू इक्वल टू, ये माइनस अगर ऊपर ले जाऊं और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, म्यू वन के सामने प्लस, म्यू टू के सामने माइनस, तो म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला आ गया। ये आ गया। तो यहां पे जो हमने कहानी समझी, क्या, जब ये सरफेस हो और डेंसर, रेरर से डेंसर आ रहा हो, इस जो जब रेरर से डेंसर आ रहा हो, रेरर से मतलब ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे हो, रेरर में हो, रेरर से डेंसर जा रहा हो, तब मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला क्या था, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर था या नहीं था, जो इससे पहले वाला हमने डिराइव किया था। अब अगर मैं डेंसर से रेरर जा रहा हूं, डेंसर से रेरर जा रहा हूं, मेरा फॉर्मूला क्या आया, म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू इज इक्वल टू
μ1 माइनस μ2 बाय आर, ये फॉर्मूला आया। अब चाहे तुम ये कनकेव सरफेस के लिए करो या कन्वेक्स सरफेस के लिए करो, दोनों के लिए कंडीशन या फॉर्मूला सेम ही है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको यह याद रखना है, अगर मेरा लाइट एक कर्व्ड सरफेस के में रिफ्रैक्ट हो रहा है और कहां से कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो ये फॉर्मूला, और अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रे ऑप्टिक्स का ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर नाम सुने होंगे, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम लेंस मेकर फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स कर्व्ड सरफेस। चलो, तो इसको नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।